आपको सामंतवाद जैसी व्यवस्था का तो अंत करना ही होगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो इसमें सामंतवाद का अंत करें। अब देखिए जैसे भारत में जो जमींदारी उन्मूलन हुआ स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा था, तो उसमें कितनी बड़ी डाइकोटोमी थी, आपने गौर किया होगा। जैसे जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, परंतु भूमि पर जमींदार के एक वर्ग का कब्जा बना रह गया। तो इसका मतलब है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में जो सरकार ने संशोधन लाया, तो हमारे यहाँ जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, या फिर सोवियत रशिया में जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ, या फिर जो चाइना में लैंड रिफॉर्म्स, उसके नेचर में अंतर देखते हो कि हमारे यहाँ लीडरशिप मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने में हमेशा ही चलता है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त नहीं करना चाह रही है नेशनल असेंबली, तो किया क्या, तो सामंतों के कुछ विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, और वो बिना किसी मुआवजा की। फिर सामंतों के कुछ विशेषाधिकारों के बदले थोड़ा बहुत उन्हें मुआवजा भी दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामंतों और कुलीनों की जो निजी संपत्ति थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको नहीं छीना गया, उसको सुरक्षित रखा गया। माने मिडिल क्लास लीडरशिप और नेशनल असेंबली सैंक्टिफाइड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मिडिल क्लास होता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो, तो उसने उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचा दिया। ये तथ्य दर्शाता है का प्रभाव है इसके ऊपर। अगर निम्न वर्ग का प्रभाव होता, दूसरी बात है कि सामंतवाद का अंत एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि देखो सामंतवाद का अंत 18वीं सदी के अंत में ही फ्रांस में हो गया, लेकिन आप देखोगे कि यूरोप में ये 19वीं सदी में ही यूरोप के अन्य भागों में हो सका। फ्रांस की सेना गई तो सामंतवाद का अंत नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, और पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में तो 20वीं सदी के आरंभ में जाकर सामंतवाद की समाप्ति हुई। तो कहीं कहीं तो 150-200 वर्षों के बाद हुई। फ्रांस पहला देश था, फ्रांस स्वतंत्र किसानों का पहला देश बन गया सामंतवाद के अंत। फ्रांस की बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरा देखिए, यानी मानव की जगह हम व्यक्ति कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1989। यहाँ पर नागरिक मतलब व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई 26 अगस्त 1789। अब यह घोषणा को भी उसी सिलसिले में अगर इस पीछे जाकर देखो तो ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। अब ब्रिटिश मैग्ना कार्टा 1215, उसके बाद आपने देखा ब्रिटेन में 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, जिसने पार्लियामेंट के मेंबर्स के अधिकारों की घोषणा की। और अमेरिकी क्रांति के मध्य भी, अभी तो अमेरिकी संविधान नहीं बना है, तो फंडामेंटल राइट्स तो अभी नहीं आया, 1791 में आएगा, मतलब संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के बाद। लेकिन अभी अमेरिकी क्रांति के मध्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों ने जहां तहां मानव स्वतंत्रता की घोषणा की है। उसकी अगली कड़ी है व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा, 6 अगस्त 1889 में हुई है। लेकिन ध्यान रहे, यह घोषणा जो अमेरिका में घोषणा हुई है या उससे पहले की जो घोषणाएं हुई है, उनसे स्वरूप में अलग है, क्योंकि इसने रूसों के कॉमन विल, जनरल विल, रूसों का जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं सामान्य इच्छा। मैंने रूसों के बारे में एक चीज बताई होगी कि रूसों का मानना था कि सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है, वो जन सामान्य में। मतलब रूसों ने कहा था कि हम सबके अंदर 2 प्रकार की अवधारणा, 2 प्रकार की इच्छाएं होती है। एक उत्कृष्ट इच्छा, वो बताता था, एक बताता था सबलाइम हायर सेल्फ। एक उत्कृष्ट इच्छा, उत्कृष्ट का मतलब होता है कि जो उच्च इच्छा हो, जो मतलब बेहतर इच्छा हो, जो अच्छी इच्छा। और दूसरा उसने कहा कि निम्न स्वार्थी इच्छा। एक है उत्कृष्ट परमार्थी इच्छा, जिसमें कि लोगों की भलाई की कामना हो, और दूसरा है निकृष्ट स्वार्थी इच्छा। तो जो हम सब, ये पूरे समुदाय के जो उत्कृष्ट इच्छा है, जो उत्कृष्ट परमार्थी इच्छा है, वही जनरल विल है, वही जनरल विल की इच्छा है। तो उसने यह अवधारणा जनरल विल की दी थी। तो ये रूसों की जनरल विल की अवधारणा है। लेकिन वो फिर आगे चलकर वो खैर बताएंगे आगे। तो फिलहाल ये जानिए कि उसकी जो जनरल विल है, वह सबकी जो अच्छी इच्छा है उसका महत्व समावर्तक है, उन सबकी का संग्रह है। तो रूसों ने यह कहा कि संप्रभुता समूह में निवास करती है, तो कहीं ना कहीं नागरिक और मानव अधिकारों की घोषणा विशिष्ट बन गई, क्योंकि तो रूसों के जनरल विल को अपील करके यह थी। और इसके बारे में कहा जाता है इसके बहुत सारे फायदे थे। एक बात तो यह थी कि इसने जैसे सकारात्मक दिखाया, पहले की घोषणा से अलग यह चरण रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा लोकतंत्र का बीच से प्रेरित था। फिर इसमें इसने कह सकते हो कि इसने फ्रांस के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की, इसमें लोगों के अधिकारों की बात उठाकर। और सबसे बढ़कर यह घोषणा इतनी महत्वपूर्ण थी कि 19वीं सदी के यूरोप के उदारवादी चिंतकों को प्रभावित करती है। जो लिबरल थिंकर्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप थे, उसको ये घोषणा प्रभावित और प्रेरित करती रही। ये बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसकी सीमाएं थी। देखो सीमा क्या है, इस चरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार नहीं था। अब देखो चालाकी क्या है, ये व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की घोषणा करते हैं, परंतु उन्हीं अधिकारों को उन्होंने महत्व दिया जो मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल है, और जो निम्न वर्ग के हक में उस अधिकारों को चालाकी से दबा दिया। फंडामेंटल राइट्स होना, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में जो हमने संपत्ति का अधिकार दिया, उसे हमने रखा है फंडामेंटल राइट्स में रखा था, बाद में तो उस पर प्रहार होता गया और खत्म ही है। लेकिन अब तो लीगल राइट है, लेकिन एक समय था कि हमने स्वतंत्रता के बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। लेकिन वही भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, ये सबको तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया, इन्फोर्सेबल नहीं था। तो अब अगर मध्यवर्गीय नेतृत्व होगा तो वह इसी प्रकार से चीजों को मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, उतना राज्य का रिसोर्सेस नहीं होते हैं, कहीं वर्गीय हित में बात चली जाती है। इस क्रांति के मध्य भी जो अधिकारों की घोषणा है, एक खास मध्य वर्ग के हित में है, उसमें निम्न वर्ग के लिए चिंता व्यक्त नहीं हुई। 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इतनी सारी उपलब्धियां हो गई। क्या क्या उपलब्धियां उसको देखो, सामंतवाद का अंत, नागरिक अधिकारों की घोषणा, फ्रांस का, इसको अगर ए भी कर रहे थे तो इसको मेरे विचार में सी कर दीजिए, और सी करने का मतलब होगा कि इसमें आप 1791 का संविधान मध्यवर्गीय हितों द्वारा निर्देशित। अब वही जो राष्ट्रीय सभा है, जो संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, उस 1791 में उसने अपने नए संविधान को प्रस्तुत किया,
उस नए संविधान के प्रावधानों को भी देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि मध्य वर्ग ने कितनी चालाकी की, मध्य वर्ग ने उस पर अपना प्रभाव बनाए रखा। और इसी क्रम में देखोगे मध्यवर्गीय हितों के द्वारा निर्देशित सीमित मताधिकार, अगर निम्न वर्ग का प्रभाव रहता तो वह फिर प्रजातंत्र आ जाता है, परंतु सीमित मताधिकार है, मतलब सीमित मताधिकार का मतलब ये संवैधानिक राजतंत्र होगा। इसमें विधानमंडल में जैसे सीमित मताधिकार उसमें होता क्या है, संवैधानिक राजतंत्र। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि राजा रहेगा, राजा अब विधानमंडल से निर्देशित होगा। अब विधानमंडल तुम कैसा बनाते हो वह निश्चित करता है कि प्रजातंत्र है या नहीं। अगर विधानमंडल तुम ऐसा बनाते हो, पार्लियामेंट या संसद जिसमें वन मैन वन वोट है, सभी को मताधिकार दोगे, तब तो ये प्रजातंत्र होगा। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर्टी क्राइटेरिया ऐसी कुछ रख दिया, कुछ ही लोगों को मताधिकार मिलेगा, तब ये संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। और वो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करता है, शक्ति के पृथक्करण की बात करता है, जो मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित है। कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां अलग होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करता है, यानी मध्य वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ है। तो देखो 1792 तक तो मध्य वर्ग ने क्रांति पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन अब आगे देखना है क्या मध्य वर्ग का वर्चस्व रह जाएगा, क्या निम्न वर्ग को दबाने में मध्य वर्ग कामयाब रहेगा। अगर नहीं तो फिर क्रांति का रूप क्या होगा, क्रांति की दिशा क्या होगी। तो अब फ्रांस की क्रांति के दूसरे प्रथम भाग हमने आपको कवर कर दिया, दूसरे भाग को हम कल बताएंगे और कल इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।